हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की जो सीरीज हमारी चल रही है कंटिन्यू है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग स्टेट्स में अब तक पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी with the question number 51. In Saul Bellows' novel Herzog, Moses Herzog is a Jew. Option number C. Herzog is a 1964 novel by Saul Bellow. ये अपने को इतना पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 है। अमेरिकन सिविल वॉर वाज फॉट इन। अमेरिकन सिविल वॉर कब हुआ था? 1861 से 1865 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53. Which of the following is in the correct chronological order? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अपने को बताना है, तो उसको डायरेक्ट अपन क्वेश्चन से आंसर से ही डिस्कस करेंगे विथ ईयर। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये 1895 में आई। द राइडर्स टू द सी 1904। बैक टू द मैथुसेला 1922। मर्डर इन द कैथीड्रल, ये आपकी 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54. हु इज द नरेटर इन मेलविलेज मोबी डिक? मेलविलेज मोबी डिक में नरेटर कौन है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो इस्माइल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड थॉमस, W.H. डेविस एंड जॉन ड्रिंकवाटर वर मेजर राइटर्स ऑफ द पीरियड। किस पीरियड के राइटर हैं? जॉर्जियन पीरियड के कौन है? एडवर्ड थॉमस है, W.H. डेविस है एंड जॉन ड्रिंकवाटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55. Who of the following authors greatly appreciated French culture and submitted to willingly to the influence of French realism? तो रोनाल्ड बेनेट। Who of the following, दिए गए ऑथर्स में से कौन है जो ग्रेटली अप्रिशिएटेड, बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं फ्रेंच कल्चर की, फ्रांसीसी संस्कृति के, सबमिटेड टू विलिंगली टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रियलिज्म, और ये अपने आप को पूरी तरह से सबमिट भी करते हैं अपनी इच्छा से। तो ये कौन है? अर्नोल्ड बेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 57. ठाकरेज वेनिटी फेयर इज अ। ठाकरे का वेनिटी फेयर क्या है? सोशल सटायर। क्या है सोशल सटायर? इसका थोड़ा सा अपन हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। ठाकरेज वेनिटी फेयर इज अ सोशल सटायर, ये हमारा आंसर हो गया। इट्स सबटाइटल अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, इसका सबटाइटल है ये। वेनिटी फेयर मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन कंडीशन। ये जो वेनिटी फेयर है, ये ह्यूमन कंडीशन को मेटाफर के यूज के जरिए समझाने की कोशिश करती है। वेनिटी फेयर नॉवेल ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। वेनिटी ऑफ फेयर जो है वो 19th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी को विलियम मैकपीस ठाकरे द्वारा जो लिखी गई है, पब्लिश्ड सीरियली इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ये मंथली इंस्टॉलमेंट में आई थी। कब से कब तक? फ्रॉम 1847 इन अ बुक फ्रॉम इन 1848, यानी एक साल में बारी बारी से इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कभी एक लेख आ गया, कभी दूसरा आ गया, इस तरह से ये लोगों के सामने पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58. मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन इज अ सटायरिकल एसे व्हिच इज वन ऑफ द सेवरल अकाउंट्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ अबाउट द स्टेट। तो ये जो है हमारा कंटेम्पोरेरी इंग्लैंड, अबाउट द स्टेट ऑफ। मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन जो है इज अ सटायरिकल एसे, एक सटायरिकल एसे है, which is one of the several accounts of Virginia Woolf, जो वर्जीनिया वुल्फ कई एक लेखों में से एक है, अबाउट द स्टेट ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन इसका याद रखेंगे, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन 1924 में आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। यहाँ आपका ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 59 में इज एन इमेजिनेटिव बायोग्राफी ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स कॉकर स्पेनेल रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। फ्लश जो है वो एक बायोग्राफी है, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 60 में आइए। लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्ट, वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज इन इंग्लिश, वाज रिटन बाय मिसेस गैस्केल। शार्लोट, द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज इन इंग्लिश मानी जाती है। ये लिखी गई है मिसेस गैस्केल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 है। द 18th century Gothic novel The Old English Baron was written by Clara Reeve। 18th century की गॉथिक नॉवल है द ओल्ड इंग्लिश बैरन, वो लिखी गई है क्लेरा रीव के द्वारा। गॉथिक नॉवल होती क्या है? इसकी जो सेटिंग होती है, कोई भुतहा घर होगा, हॉन्टेड हाउस, यानी हॉन्टेड बंगलो हो सकता है, नाइट सीन्स ज्यादा होंगे और हॉन्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द सनेट सीक्वेंस विथ देयर ऑथर्स, जो ऑथर है उनके साथ में उनके अपने को सोनेट सीक्वेंस को क्या करना है भाई? मैच करना है। ठीक है, चलिए तो एडमंड स्पेंसर की कौन सी है? एमोरेटी है। सैमुअल डैनियल की कौन सी है? डायना है। माइकल, डायना शायद ये होगी इसकी सोनेट टू डेलिया होगी इसकी। माइकल ड्रेटन, हेनरी कॉन्स्टेबल, इनकी अपन एक बार नीचे से चेक कर लेंगे। आंसर है हमारा सी। सी में क्या है? बी जो है वो फर्स्ट का है, एमोरेटी है ना, ठीक है, बी फर्स्ट का हो गया। इसके बाद डी जो है वो किसका है? सेकंड का, डी सेकंड का हो गया। चलिए यहाँ तक अपन सही है। इसके बाद में जो ए है वो है थर्ड का ए, माइकल ड्रेटन ने लिखा है आइडिया। ठीक, अब बचा कौन? हेनरी कॉन्स्टेबल बचे, और सोनेट कौन सी बच रही हैं? वो बच रही हैं डायना। ठीक है, एडमंड स्पेंसर की है कौन सी? एमोरेटी। सैमुअल डेनियल की है सोनेट टू डेलिया। ठीक है, चलिए ये अपन ध्यान रखेंगे। फिर से देख लीजिए, एडमंड स्पेंसर ने लिखी है एमोरेटी, सैमुअल डेनियल ने लिखी है सोनेट टू डेलिया, हेनरी कॉन्स्टेबल ने डायना, और माइकल ड्रेटन ने लिखी है हमारी माइकल ड्रेटन आइडिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द रेनेसां? रेनेसां का फीचर क्या है भाई? देखिए, एस्ट्रोनॉमी तो आप छोड़ दीजिए, है ना, इंडिविजुअलिज्म है, इंटरेस्ट इन हिस्ट्री है, और स्प्रेज़चुरा है। ये चार हैं आपको। देखिए डी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, और ये देखिए यहाँ पर डी वाला ही ऑप्शन सही है। इंडिविजुअलिज्म है, इंटरेस्ट इन हिस्ट्री है, स्प्रेज़चुरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64। ब्लैक है was an early English comedy written by schoolmaster to be performed by his students। ये जहाँ जो अपनी वर्क जो भी यहाँ पे आएगा वो एक अर्ली इंग्लिश कॉमेडी है, जो कि एक स्कूल मास्टर के द्वारा लिखी गई, स्कूल टीचर के द्वारा, और उसी के स्टूडेंट्स के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाना था। विच इलस्ट्रेट्स, जो प्रदर्शित करती है द अर्ली रेनेसां बिलीफ, शुरुआती रेनेसां के बिलीफ को, इन द एजुकेशनल एडवांटेजेस ऑफ एक्टिंग। तो जो हमारा आंसर होगा वो राल्फ डॉयस्टर है, और उसको लिखा किसने है? उडाल साहब ने, निकोलस उडाल ने लिखा है, और इसी को इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी भी माना जाता है, राल्फ डॉयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 65। Who of the following English sovereigns was deeply interested in witchcraft? इंटरेस्टेड नहीं है भाई, इंटरेस्टेड है, ये हमसे फर्स्ट है। ये क्या होगा? इंटरेस्टेड होगा।
ठीक है, चलिए। कौन से इंग्लिश राजा थे जो विचक्राफ्ट में, जादू टोने में इंटरेस्टेड थे? तो वो कौन है? जेम्स फर्स्ट है, जेम्स फर्स्ट। और इसमें एक और इनकी जो बुक थी डिमोनोलॉजी, शेक्सपियर ने अपने मैकबेथ में जो विचेस ली हैं वो इन्हीं से प्रेरित है, डिमोनोलॉजी से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सीधे आंसर में आ जाइए। शेरलॉट मेरी यंग, सीन्स ऑफ क्रिटिकल लाइफ, ये सही मैच नहीं है। बाकी जॉनी हेनरी न्यूमैन, लॉस एंड गेन, जेरार्ड मेनली हॉपकिंस, द वीक ऑफ डिशलैंड, डी नंबर जॉन केबल का द क्रिश्चियन ईयर। मेंबर कौन थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो मेंबर हैं वो हेनरी न्यूमैन हैं, जेरार्ड मेनली हॉपकिंस हैं, जॉन केबल हैं, एडवर्ड पूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। द फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वाज इशूड इन 1549। फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वाज इशूड 1549। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 है। Which three Germanian tribes invaded Britons? कौन से तीन जर्मेनिक ट्राइब्स हैं जिन्होंने इन्वेडेड, हमला किया था ब्रिटन्स पर इन द 5th century AD, 5वीं सदी ईस्वी में, ब्रिंगिंग देम टू द रूट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश? तो 5वीं सदी में हमारे जूस थे, एंजल्स कह सकते हैं, और सेक्सन्स थे। ठीक है, जूस, एंजल्स, सेक्सन्स, ये वो लोग हैं जर्मेनियन ट्राइब्स के जिन्होंने ब्रिटन्स पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 का बी। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए जरा एक बार। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रियली स्टार्टेड विथ द अराइवल ऑफ 3 जर्मैनिक ट्राइब्स हु इन्वेडेड ब्रिटेन। तो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है रियली स्टार्टेड, शुरू होती है विद द अराइवल ऑफ 3 जर्मैनिक ट्राइब्स, 3 जर्मैनिक कबीलों के आने के साथ ही, हु इन्वेडेड जिन्होंने हमला किया था ब्रिटेन पर, ड्यूरिंग 15th century AD, 15वीं शताब्दी में। नहीं भाई, ये एक नहीं होगा, ये 5th century AD होगा। These tribes, the angels, the Saxons and the Jutes, ये आपके तीनों हो गए, एंजल्स हो गए, सेक्सन्स हो गए और जूट्स हो गए। क्रॉस द नॉर्थ सी, इन्होंने उत्तरी समुद्र को पार किया था। फ्रॉम व्हाट टुडेज डेनमार्क एंड नॉर्थ जर्मनी, जहां पर आज डेनमार्क और नॉर्थ जर्मनी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 15 नहीं है, एक बार और रिपीट कर लीजिए, ये 5 होगा, 5th century। नेक्स्ट देखिए, Who among the following is not a member of Pre-Raphaelite Brotherhood? इनमें से Pre-Raphaelite Brotherhood का मेंबर कौन नहीं है? चार्ल्स रोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन थे? डीजी रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी, विलियम माइकल रोसेटी और जॉन मेलिस, विलियम हंट और जॉन रस्किन, ये सभी प्री-रफेलाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन, Which of the following is not a characteristic of classicism? क्लासिसिज्म का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, इट्स पोएट्री इज ब्रेड मोर इन द हेड देन इन द हार्ट। इट्स पोएट्री, इसकी जो पोएट्री थी, इज ब्रेड मोर इन द हेड देन इन द हार्ट, वो दिल से ज्यादा दिमाग को प्रभावित करती थी। पोएट्री कहना भी उसको बड़ा मुश्किल है भाई, दिल को जो इमोशंस जगाए वो पोइट्री कहलाती है, शेरो शायरी जिसको कहते हैं हम लोग। अच्छा, अगला क्या है? द लैंग्वेज हेयर टेंड्स टू बी स्टिल्टेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, यहाँ की लैंग्वेज थी स्टिल्टेड हो गई थी और थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज्ड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट है, फ्रेंच सटायरिकल मॉडल्स आर देयर आइडल्स। फ्रेंच सटायरिकल मॉडल जो है वो उनके आइडियल थे, ये भी सही है। जो लास्ट वाला है ना, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन रिलीजन। रिफॉर्मेशन किसके लिए आया था? रिलीजन के लिए आया था।
पढ़ लीजिए इसको। रिफॉर्मेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन रिलीजन। रिफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड, उसी रिफॉर्मेशन को कहा जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट का रिफॉर्मेशन। द रिलीजियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, दैट टुक प्लेस, जो हुई थी इन वेस्टर्न चर्च 16th सेंचुरी। वेस्टर्न चर्च में, पश्चिमी चर्चेज में, कब? 16th सेंचुरी में। अच्छा, कौन लीडर थे? इट्स ग्रेटेस्ट लीडर्स अनडाउटेडली वर मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर इसके कौन थे? लीडर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following are regarded as the precursors of the romantic age? रोमांटिक एज के प्रिकर्सर कौन माने जाते हैं? प्रिकर्सर, चलिए देखिए, पहले तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को देख लीजिए। ये आपके एल्डर कहेंगे या ओल्डर कहेंगे? चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। इनको लेक पोएट्स कहा जाता था, रॉबर्ट सऊदे को मिला करके, लेक पोएट्स। ठीक है। और जो शैले बैरन थे वो भी इनके कंटेम्परेरी थे। तो जो ग्रे एंड कॉलिंस हैं वो आपके रोमांटिक एज के प्रिकर्सर नहीं है। ठीक, चलिए रिगार्डेड एज है, सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज, इन्हें प्रिकर्सर माना जाता है, ग्रे और कॉलिंस को। 72 का आंसर अपन देख लेंगे, ए होना चाहिए। ठीक, ये देखिए, द ग्रुप ऑफ प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म इंक्लूड्स, कौन कौन आते हैं देखिए उस ग्रुप में जो रोमांटिसिज्म के प्रिकर्सर कहलाते हैं। जेम्स थॉमस, थॉमस यंग, जॉर्ज क्रैब, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉलिंस। थॉमस ग्रे भी इसी में आते हैं, प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म में। विलियम कूपर है, रॉबर्ट बर्न्स है, एंड विलियम ब्लैक, और विलियम ब्लैक भी। ठीक है। एंटीसिपेटेड रोमांटिसिज्म द ट्रांजिशनल पोएट्स एज दे स्टूड बिटवीन द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोप एंड द रोमांटिक स्कूल। क्योंकि ये लोग क्लासिकल स्कूल ऑफ पोप और रोमांटिक स्कूल के मध्य में आते हैं, इसलिए एंटीसिपेटेड इनको ट्रांजिशनल पोएट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो कोई एक आंसर होगा, वो है सी नंबर। तो देख लेते हैं अपन, सी का मतलब है 4 ओनली। ठीक है, चलिए इसको एक बार पढ़ेंगे अपन। मेटाफिजिकल पोएट्री से रिलेटेड है रिचर्ड क्रॉशा, रिफॉर्मेशन से रिलेटेड है मार्टिन लूथर, अपन ने भी पढ़ा था। प्री रेफेलाइट मूवमेंट से संबंधित है कौन? डीजी रोसेटी। क्लासिसिज्म से वॉल्टर डी ला मेयर संबंधित नहीं है। ठीक है, देख लीजिए कहाँ से संबंधित है ये। वॉल्टर डी ला मेयर, born on April 25, 1873 in London, is considered one of the modern literature's chief exemplars of romantic imagination। ठीक है, चलिए तो ये क्लासिसिज्म से एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कौन कौन है किसमें देख लीजिए। मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन, ये इनके लीडर है। हेनरी वॉन, हेनरी मॉरवेल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम कौले, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशा। सभी नाम ध्यान रखिए, देखिए लास्ट वाला ही दिया है इसमें, रिचर्ड क्रॉशा दिया है। अब्राहम कौले पूछ सकता है मेटाफिजिकल पोएट्री में, जॉर्ज हर्बर्ट पूछ सकता है, हेनरी मॉरवेल पूछ सकता है, हेनरी वॉन पूछ सकता है। जाना माना नाम कौन सा है इसमें? जाना माना जो नाम है वो है जॉन डन का। ठीक है, सब जानते हैं कि जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री के सबसे बड़े पोएट थे। नेक्स्ट, रिफॉर्मेशन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन। प्री रेफेलाइट मूवमेंट में कई एक लोग हैं, उनको देख लीजिए। दांते गैब्रिएल रोसेटी यानी डीजी रोसेटी, विलियम होलमैन हंट, जॉन एवरेस्ट मिलाइस, विलियम माइकल रोसेटी एंड क्रिस्टीना जॉर्जिया रोसेटी। ठीक है, तीनों रोसेटी हैं इसमें, और विलियम होम हंट है, जॉन एवरेस्ट मिलेस है, विलियम माइकल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following ages witnessed epic form of poetry at its peak? Which of the following ages
में से कौन सा युग विटनेस्ड एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री? क्लासिकल एज। एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री यानी पोइट्री फॉर्म में एपिक कब लिखे गए? क्लासिकल एज में। इसमें क्लासिकल एज विटनेस्ड एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड इट्स पीक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में द टाइम स्पैन फ्रॉम 1700 टू 1745 इज रिगार्डेड। इंग्लिश लिटरेचर में जो ये समय है ना, कब से कब तक, 1700 से 1745 इज रिगार्डेड, इसे माना जाता है द क्लासिकल एज। क्लासिकल एज बिकॉज क्योंकि द राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, इस युग के जो राइटर थे, डिमांडेड दैट, उनकी ये मांग थी कि दे वर द क्लासिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि वो इंग्लिश लिटरेचर के क्लासिक्स में से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच काइंड ऑफ प्लेस वर ड्रामाटाइज्ड एलेगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, हिज टेम्पटेशन एंड सिनिंग एंड हिज क्वेस्ट फॉर साल्वेशन। यानी कि किस तरह के प्ले, विच काइंड ऑफ प्ले वर ड्रामाटाइज्ड एलेगरीज, ड्रामाटाइज्ड एलेगरीज होती थी ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन के लिए, हिज टेम्पटेशन, उसके लालच के लिए, या उसके वो किसके प्रति झुक रहा है उसके लिए, एंड सिनिंग, और उसके पापों के लिए। यहाँ पर झुकने से मतलब हो जाएगा किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, वो पाप की तरफ कि पुण्य की तरफ, है ना, टेम्पटेशन इसको कह सकते हैं अपन। तो वो कौन से थे? तो मोरालिटी प्लेज आंसर होना चाहिए इसका, अपन एक बार चेक कर लेते हैं। 75 का ए, ठीक है, मोरालिटी प्लेज ही होंगे। कौन से? मोरालिटी प्लेज। देखिए इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। मोरालिटी प्लेज वर ड्रामाटाइज्ड एलेगरीज, ये ड्रामाटाइज्ड एलेगरी होती थी ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन की। सच काइंड ऑफ ड्रामा, ये ऐसा ड्रामा वर पॉपुलर था कब? इन यूरोप, यूरोप में, स्पेशली ड्यूरिंग 15th एंड सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इन विच, जिसमें द कैरेक्टर्स पर्सोनिफाई मोरल क्वालिटी, जिसमें जो कैरेक्टर होते थे वो मोरल, नैतिक क्वालिटीज, गुणों को प्रदर्शित करते थे। सच है, जैसे कि चैरिटी और वाइस। चैरिटी मतलब दया, दान, वाइस मतलब बुराई। और अब्स्ट्रैक्शंस एज डेथ और यूथ, या अब्स्ट्रैक्शंस को शो करते थे, डेथ हो सकती है या उसमें से यूथ हो सकता है। व्हिच मोरल लेसन्स आर टॉट, और इसी में मोरल लेसन्स भी पढ़ाए जाते थे। ठीक है, मोरलिटी प्लेस ध्यान रखेंगे कब फेमस थे? 15th-16th सेंचुरी में, और ये मोरल वैल्यूज को दिखाते थे, क्वालिटीज को दिखाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, which of the literary period does the most prolific novelist Charles Dickens belong to? विक्टोरियन पीरियड। चार्ल्स डिकन्स जो है वो बिलोंग करते हैं विक्टोरियन पीरियड से। ठीक है, जन्म देख लीजिए 1812 1870। वही विक्टोरियन इंग्लिश नॉवलिस्ट थे ये, सोशल क्रिटिक भी थे। ही क्रिएटेड, इन्होंने निर्मित किया था सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन फिक्शनल कैरेक्टर्स, दुनिया के जाने माने कैरेक्टर्स में से। एंड इट इज रिगार्डेड बाय मेनी एज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा, और उन्हें विक्टोरियन एरा का सबसे महान नॉवलिस्ट माना जाता है। किससे? चार्ल्स डिकन। डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। ईच क्या है भाई? ये तो उसको थोड़ा बताना तो चाहिए। न कोई डायरेक्शन, न कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसमें भी कुछ लिखा नहीं कि क्या है। चलिए खैर, 4 ऑप्शन देखकर तो समझ आ ही रहा है। ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क, तो ये जो सेंटेंस लिखा है कि इनमें से जो प्रत्येक क्वेश्चन है कैरीज 1 मार्क, वो 1 नंबर का है। तो ईच क्या है यहाँ पे? नाउन हो नहीं सकता क्योंकि किसी का नाम तो है नहीं। एडजेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि उसके तुरंत बाद में ऑफ लगा है। एडवर्ब हो नहीं सकता, एलवाई नहीं है ना, तो ये किसी वर्ब के बाद यूज हो रहा है, तो बचा क्या अपना प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, point out the part of speech of the underlined words in the following sentence. He always respects his elders. वो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करता है। ये क्या है भाई?
एडवर्ब है, ऑलवेज है, सेल्डम है, नेवर है, हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, ये सारे एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The great artistic movement Renaissance had its full impact on English literature in 16th century. 16th century में सबसे ज्यादा रेनेसांस का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए उसको देख लेते हैं जल्दी से। Renaissance had its full impact on English literature in 16th century, तो हमारा आंसर है। The word Renaissance means rebirth. Renaissance का मतलब है रीबर्थ, पुनः जन्म लेना, रिवाइवल, पुनरुत्थान, एंड रीअवेकनिंग या फिर से जागना, ऑफ यूरोप, यूरोप का फिर से जागना, यूरोप का फिर से जन्म होना, ये सब कुछ मिलकर के रेनेसां कहलाता है। और इसमें यूरोप के आर्ट की बात की गई है, यूरोप के लिटरेचर की बात की गई है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स के प्रभाव के अंतर्गत 14th to 16th सेंचुरी। ये टर्म दिया किसने था? द वर्ड रेनेसांस इज कॉइंड बाय जूल्स मिशेलेट। उसको ध्यान रखिएगा कि ये टर्म जो है वो जूल्स मिशेलेट ने दिया था, जूल्स मिशेलेट, रेनेसां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज किस आपके सेंटेंस में दिया है उसको। द बॉय विद द रेड स्लीव फेल टू द ग्राउंड, नहीं है। द बॉय हु इज स्माइलिंग इज माई फ्रेंड। देखिए, जब भी किसी नाउन के बाद में कोई आपका रिलेटिव प्रोनाउन दिया होता है तो वो माने जाते हैं कि वो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। अगला देख लीजिए। शी बॉट द हाउस विथ द लार्ज पेंटेड ग्लास विंडोज। शी बॉट द हाउस विथ, उसमें भी कोई आपका प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन तो यूज हो नहीं रहा है ना, तो ये शायद नहीं होगा और इसको भी नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर होना चाहिए सेंटेंस 2 and 3। ऑप्शन में है क्या? सेंटेंस 2 and 3। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन उल्टा था क्या? सेंटेंस विथ एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी, यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज की बात की जा रही है और हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को छाटे हुए हैं। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है ना। ये देखिए, द बॉय विथ द रेड स्लीव, ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। शी बॉट द हाउस विथ लार्ज पेंटेड ग्लास विंडो, ये यहाँ से इसका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो आंसर नंबर होगा हमारा 1 and 4। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में या देखने में होगी गड़बड़ी। हम क्लॉज ढूंढ रहे थे, जबकि क्लॉज नहीं ढूंढना है अपने को, फ्रेज ढूंढना है। अगर क्लॉजेज होती तो फिर ये दोनों सेंटेंस हमारे सही होते, नंबर 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, देखिए ये पूरा विथ रेड स्लीव दिया हुआ है इसमें, और द लार्ज पेंटेड ग्लास, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ से इसका एडजेक्टिव फ्रेज शुरू है और ये विथ द रेड स्लीव, ये उसका एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द नाउन, इनमें से कौन नाउन है भाई, बताइए। अराइव मतलब क्या होता है? आना, कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब हो गया। असेंबल मतलब इकट्ठा होना। डिस्टरबेंस का क्या मतलब है? गड़बड़ी, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। और ऑब्जर्व का मतलब भी क्या है? निरीक्षण करना, बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना। तो ये वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो जो नाउन होगा वो सी हो जाएगा। ये देखिए दिया है अदर वर्ड्स इन द ऑप्शन ए बी डी आर वर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द फॉलोइंग पैटर्न। सब्जेक्ट प्लस वीटी प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, नाउन या प्रोनाउन होगा, तो पहले सब्जेक्ट आ गया, वर्ब हो गई, वर्ब ट्रांसिटिव होना चाहिए, वीटी लिखा है वर्ब ट्रांसिटिव। तो वो ही वाज द थीफ, दे वाज द थीफ रनिंग अवे, मतलब सेंटेंस है ये। ही विल नीड लुकिंग आफ्टर, ही बिगैन,
टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली। देखिए ये सब्जेक्ट है, बिगैन नाउन टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली, लास्ट में प्रेजेंट पार्टिसिपल आना चाहिए। ये देखते हैं, ये तो अच्छा ठीक 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 ठीक, रनिंग अवे ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, बाकी किसी में लुकिंग आफ्टर देखभाल करना ये फ्रेज होगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ये गड़बड़ है, दे वाज द थीफ रनिंग अवे, दे वाज द थीफ रनिंग अवे, कोई सेंस ही नहीं है सेंटेंस का। अब जबकि ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा पीजीटी 2020 में, इतनी बड़ी गलतियां आयोग वाले करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई। देयर वाज द थीफ रनिंग अवे, अगर अपन इसको देयर भी कर दें, क्या कर दें, देयर वाज द थीफ रनिंग अवे, तब भी सेंस नहीं हो रहा है। दे वर, अगर दे यहाँ पे अपन वाज को हटा करके वर अगर कर दें तो दे वर द थीफ नहीं होगा, फिर यहाँ पे थीफ्स होना चाहिए। चलिए खैर, अपने को क्या करना है, ये तो उन्होंने जो भी किया होगा तो देखेंगे वो। तो ये हरियाणा पीजीटी 2020 का क्वेश्चन है भाई, आंसर हमारा ए सही है। दे सॉ, ये देखिए ये सेंस है इसका कि पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब ट्रांसिटिव है, दे सॉ द थीफ, उन्होंने चोर को देखा, नाउन प्रोनाउन हो गया, रनिंग अवे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वाज नहीं है वहां पे, क्या है, सॉ है। गजब बात है भाई। चलिए दे सॉ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन नहीं है, गुडनेस है, स्लेवरी, गुडनेस लाफ्टर मतलब वो हंसी मजाक हो गया, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर हो गया, स्लेवरी, गुडनेस, यहाँ देखिए जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, इज नॉट सॉरी ये एडजेक्टिव होगा। बाकी गुडनेस क्या है, अच्छाई, अपन उसको महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो आप टच कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं और ना ही उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। स्लेवरी गुलामी, ये भी इससे प्रभावित लोगों को आप देख सकते हैं, उसकी उसके क्या परिणाम हुए उसको भी देख सकते हैं, लेकिन स्लेवरी गुलामी को छुआ और देखा नहीं जा सकता। लाफ्टर हंसी, हा हा करेंगे तो इंसान तो दिख रहा है हंसता हुआ, लेकिन लाफ्टर जो होती है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए 83 का डी नंबर, 83 का डी हो गया, ठीक। ब्यूटीफुल इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हाइल देयर वर्ड्स गुडनेस लाफ्टर स्लेवरी इज एन, अब यहाँ पर आर होना चाहिए, आर एन एब्स्ट्रैक्ट, आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, आर ये भी नहीं होगा। चलिए ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following sentences does not have an adverb plus adjective combination, किस सेंटेंस में एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन नहीं है। चलिए देखते हैं। Alexa thought that the new cafe would be cheap, but it is extremely expensive। देखिए चीप, एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया और ये एक्सपेंसिव हो गया इसका एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें तो है नॉट, जिसमें माई फ्रेंड्स ब्रदर वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड द पुलिस वर इनक्रेडिबली हेल्पफुल, ठीक है, इसमें भी है, तो ये दोनों तो सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट साहिल्स कार, इट इज बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कम्प्लीटली एडवर्ब हो गया, डिस्ट्रॉयड बर्बाद ये एडजेक्टिव हो गया। लास्ट वाला है ये, इसमें ये डिस्ट्रॉयड को इन्होंने क्या माना है, देख लेते हैं एक बार इसको। डज नॉट हैव एन एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन, डिस्ट्रॉयड इज नॉट इन adverb plus adjective combination, rather it is adverb plus main verb combination, in other words। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। देखिए कंप्लीटली
पहले आ रहा है तो ये एडवर्ब है, ठीक है। इट हैज बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ठीक है, तो ये फिर इसकी वर्ब हो जाएगी। वैसे एक और बात है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये वर्ब हो जाएगी, ये एडवर्ब हो जाएगा, और ये इसकी मेन वर्ब जो उस कार्य या घटना को दिखा रही है, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी में आ जाएगी। चलिए, तो बाकी में अपन ने देख लिया, यहाँ पर हेल्पफुल है, ये इनक्रेडिबली है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, अनयूजुअली एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, फ्लैम्बोयंट, और यहाँ पर एक्सट्रीमली प्लस एक्सपेंसिव एडवर्ब एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify the underlined part of speech in the following sentence. The difficult child scarcely touched the green vegetable on her plate. Scarcely बताया था अपन ने अभी, scarcely है, ये अपना scarcely है, इसके अलावा hardly हो सकता है, ठीक है, ये hardly एडवर्ब, ये आपका, और scarcely मुश्किल से के सेंस में यूज होते हैं, ठीक है, रेयरली है, ये सारे एडवर्ब होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। अब जब कभी एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कस्टमरली टेकन एज द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ रेनेसा? इटली, स्टार्टिंग प्लेस ऑफ रेनेसा इटली। यहाँ पर तो थोड़ा सा डरा दिया था, लेकिन ये अब स्टार्टिंग प्लेस ऑफ रेनेसा आया तो फिर वो इटली। 86 ए, इटली फ्लोरेंस, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेनेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1848। प्री-रैफेलाइट, जीजी रोसेटी, माइकल रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी, ये देखिए डीजी यानी दांते गैब्रिएल रोसेटी, विलियम होलमैन हंट, जॉन मेलाइस, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज, स्टीफन, ये तो पूरा एक नाम हो गया, थॉमस उलनर, ये हु फॉर्म द 7-member ब्रदरहुड मॉडल्ड इन पार्ट ऑफ रेजिडेंस। चलिए इतना मतलब का नहीं है, अपने की दो चार नाम ध्यान रखने हैं कि इनको दे करके कोई एक ऐसा व्यक्ति दिया जाएगा कि जो उससे मूवमेंट से संबंधित ना हो, तो उसको अपन को छांटना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल्ड नॉवेल कॉमिक एपिक इन हु कॉल्ड नॉवेल कॉमिक एपिक इन प्रोज? हेनरी फील्डिंग। Henry Fielding, in his novel The History of the Adventure of Joseph Andrews and of his friend Abraham Adams, क्या कहते हैं? डिफाइन नॉवेल, वो डिफाइन करते हैं नॉवेल को कॉमिक एपिक इन प्रोज, ये की कॉमिक एपिक है प्रोज के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड ब्लैक अमेरिकन पोएट? अच्छा नाम है इसका, फिलिस व्हिटली। Who among the following was the first published Black American poet? Phyllis Wheatley, 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया कौन सा, 89, 90 में आ जाइए। Which war marked the beginning of British modernism? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था ये? 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश मॉडर्निज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 91 में क्या कह रहे हैं? 91 वाज फाउंडेड, ब्लैंक है, वाज फाउंडेड एज अ नेशनल थिएटर फॉर आयरलैंड बाय W.B. Yeats एंड लेडी ग्रेगरी। उसका नाम बताइए। एबे थिएटर, 1904। तो आयरलैंड में एक थिएटर बनाया गया था, नेशनल थिएटर, उसके जो संस्थापक थे
वो W.B. यीट्स थे और लेडी ग्रेगरी थी। इन्होंने 1904 में इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एबे थिएटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 और 92 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्डन ग्रुप। ऑर्डन ग्रुप का मेंबर कौन है? स्टीफन स्पेंडर, टी.एस. एलियट, इजरा पाउंड, वॉल्ट विटमैन। इनको देख लीजिए, दिया है कुछ? नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे कहीं मिल जाएंगे। 93 हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है? जॉन ड्राइडन, नो डाउट, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया 93, अब आ जाइए 94। 94 देखिए क्या कहता है। विच बुक प्रोवाइड अ फैसिनेटिंग इंसाइट इनटू रेनेसांस कोर्ट लाइफ। कौन सी किताब है जो रेनेसां के कोर्ट लाइफ को दिखाती है, उसके अंदरून को दिखाती है कि उनके अंदर क्या था। बाहर तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है कैस्टिग्लियोन्स द बुक ऑफ द कोर्टियर, नाम ही उसका है, द बुक ऑफ द कोर्टियर, एक दरबारी की किताब, कोर्टियर की किताब। ठीक है, तो ये वो किताब है जो रेनेसां के कोर्ट लाइफ को अच्छे से दिखाती है, उसका पूरा इंसाइट दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 वाज पास्ड बाय हेनरी। 1534 में हेनरी एट्थ के द्वारा फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को पास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 द प्यूरिटन एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। क्लियर बात है, मिल्टन उसी टाइम में थे, खुद प्यूरिटन थे। देखिए जरा, द प्यूरिटन एज इज ऑल्सो नोन, जानी जाती है एज एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन की एज के तौर पे। द पीरियड बिटवीन 1625 1625 से 1675 तक इज नोन एज द प्यूरिटन एज, इसे प्यूरिटन एज कहा जाता है और जॉन मिल्टन से या मिल्टन की एज कहा जाता है। बिकॉज, क्योंकि इंग्लैंड एंड ऑल्सो बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान प्यूरिटन स्टैंडर्ड्स, प्यूरिटन के जो स्टैंडर्ड थे प्रिवेल्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में फैल गए थे। एंड ऑल्सो, और क्या कारण है? बिकॉज द ग्रेटेस्ट लिटरेसी फिगर, और क्योंकि जो सबसे महान उस दौर का लिटरेसी या लिटरेरी फिगर था वो थे जॉन मिल्टन थे 1608 से 1674 तक। और वो जो थे ना, जॉन मिल्टन थे, ये भी सही है, और क्योंकि ये प्यूरिटन थे इसलिए इसको प्यूरिटन एज भी कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द किंग व्हेन जॉफ्री चौसर वाज बोर्न। जब वो जॉफ्री चौसर का जन्म हुआ तो एडवर्ड थर्ड जो है वो किंग थे। ठीक, चलिए इनकी एक बड़ी फेमस, इनका एक बड़ा फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 वेयर फ्रॉम डिड ऑल्डस एक्सले बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और ऑल्डस हक्सले ने टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड कहाँ से लिया है? तो आंसर है द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से ऑल्डस हक्सले ने अपना ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल लिया है। 99 बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी अ प्रीफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लीजिए। बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज ओरिजिनली इंटेंडेड, बायोग्राफिया लिटरेरिया ओरिजिनली इंटेंडेड थी कि टू बी अ प्रीफेस, की वो प्रीफेस बनेगी। इट वाज रिटन बाय एस.टी. कॉलेज, एस.टी. कॉलेज ने लिखा था। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, पब्लिश्ड इन 1817, 1817 में लिखी गई। द फुल टाइटल ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया क्या है? बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 इन विच ईयर वाज बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश्ड। किस सन में आई थी? 1817 में पब्लिश हुई थी। और उसके राइटर कौन थे? अभी अपन ने पढ़ा है ऊपर, एस.टी. कॉलरिज थे। कौन थे भाई?
एस.टी. कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया के राइटर एस.टी. कॉलरिज थे, उन्होंने इसे 1817 में लिखा था। एस.टी. कॉलरिज, ठीक है, इनको अपन ध्यान रखेंगे। चलिए, आज इतना ही काफी है, 100 तक पहुंच चुके हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करिए अगर कोई कमी दिखती है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी जो है ग्रो करें दूसरे लोगों की तरह। बड़ी मेहनत से आपके सामने ये वीडियोस लाए जाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है इनको बनाने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।